डियरेस्ट फ्रेंड्स, अब हम लोग आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर वीडियो 2 देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के फर्स्ट वीडियो हमने क्या देखा था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन, उसके चैलेंजेस, ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स, उसके लिए स्ट्रेटजी जो बनाए थे वो सब देखे थे। प्रॉब्लम्स, स्ट्रेटजी, ठीक है, चैलेंजेस, सॉल्यूशन, ये सब कुछ देखे थे। ठीक है, WHO क्या कर रहा है, ठीक है, हमारा RCH केयर प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये सारा कुछ देखे थे। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो में, वो देखिए क्या है, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन एंड बर्थ कंट्रोल। मैंने उस दिन उस वीडियो में लास्ट में हमने बताया था कि आज के डेट में हर प्रॉब्लम का जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो है पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि किसी का भी सॉल्यूशन होते होते लास्ट में प्रॉब्लम खुद क्रिएट हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये पॉपुलेशन का, ये वर्ल्ड वाइड है। ये वर्ल्ड वाइड जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है? बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही, लोगों के अंदर सरकार की योजनाओं का लाभ उतने अच्छे कारगर ढंग से नहीं मिल रहा है। अभी आप देख रहे हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना इरा चल रहा है, इसमें देखिए लोगों का पलायन हो रहा है। 50 लाख मजदूर इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। ये सब जो है, इसके मेन रूट में अगर आप जाते हैं तो वो पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन पे सबसे पहले काम करने वाला जो साइंटिस्ट था, उसका नाम था माल्थस। माल्थस ने एक थ्योरी दिया था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थ्योरी। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये जो वर्ड दिया था, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या सिद्धांत, ये एक्चुअल में माल्थस ने दिया था। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये माल्थस के बारे में ही कहा जाता है कि फादर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थ्योरी, पॉपुलेशन थ्योरी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जनसंख्या पे ध्यान देते हैं, क्या है, थोड़ी पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कहता है अगर वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखें, अभी NCERT के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, नीट में अगर क्वेश्चन होगा तो। अभी जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो अलग है। ठीक है, आप जानते हैं कि एक सेंसस होता है। सेंसस का मतलब होता है हर 10 साल में पूरे ह्यूमन के नंबर का पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन के नंबर की गिनती होती है। ठीक है, डेमोग्राफिकल डाटा को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन, सबसे पहले पॉपुलेशन कहते किसको, इस पे आइए। कहता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, उसमें 3 चीजें मेन होगी। ठीक है, चौथा तो होगा नंबर का, लेकिन 3 चीजें मेन होगी। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल present in a particular species at a particular time in a particular place, at a particular place in a particular time, एक पार्टिकुलर जगह पे, ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, किसी स्पेसीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है, यही उसका क्या है, पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि total number of individual in a particular species at a particular time in a particular place is known as population. Population के स्टडी को बोलते हैं डेमोलॉजी, और पॉपुलेशन के प्रेजेंटेशन को बोलते हैं डेमोग्राफी। क्लियर है? ये हर 10 साल में ये किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो सुनते होंगे देश में, ठीक है, CAA, ठीक है, NRC और ये NPR। तो NPR एक्चुअली में वो क्या है, ठीक है, ये नेशनल, राष्ट्रीय जनसंख्या दर है, NPR। ठीक है, तो ये NPR में भी लोगों को दिक्कत है, कुछ लोगों को समझ जब नहीं आता है तो उनके दिमाग में हुआ रहता है कि NPR क्यों किया जा रहा है। अरे अगर NPR अगर नहीं होगा तो सही लोग कितने हैं उनका डाटा सरकार के पास नहीं होगा, उस योजनाओं का लाभ भी नहीं होगा। मान लीजिए कि लोगों का किसी पार्टिकुलर एरिया में लोग 1 लाख मिले, मतलब डाटा के अकॉर्डिंग, और वहां पे हैं लोग 2 लाख। इसका मतलब जब कोई सरकारी योजना आएगी
तो जो 1 लाख लोग रजिस्टर्ड नहीं है उसमें एनपीआर के थ्रू, नेशनल गवर्नमेंट के सूची में, उनको वो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये एनपीआर है, ठीक है। ये 10 साल में किया जाता है। अगर ये 2020-21 में एनपीआर की बात चल रही है, ठीक है, तो कहता है ये 2011 में भी हुई थी, 2010-11 में भी हुई थी, 2001 में भी हुई थी। तो वही देखिए 2000 में, ठीक है, 2000 में जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो था 6 बिलियन, यानी 6 अरब। कितना? 6 अरब। 6 बिलियन बता रहा हूं, 6 अरब। और उस समय भारत का पॉपुलेशन, पहले तो ये देखिए उस समय 6 बिलियन था, ठीक है। प्रेजेंट में कितना है? लगभग 6.6 बिलियन, यानी कि 0.6 बिलियन मात्र बढ़ गया 20 साल के अंदर। लेकिन देखिए एक डाटा आप देखिए 1900 कितना था? 2 बिलियन। 1900 में कितना था? 2 बिलियन। और देखिए 1900 से, ठीक है, 2000 में, यानी 100 साल के अंदर में हम लोग कितना बढ़ गए? 3 गुना, यानी 100 ईयर में हम लोग 3 टाइम्स बढ़ गए। तो बताइए वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1900 ईस्वी में लगभग कितना था? 2 बिलियन, 2 अरब मात्र। और 2000 आते आते कितने हो गए? 6 बिलियन, 3 टाइम्स मोर ओनली इन 100 ईयर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो देख लीजिए, ठीक है। अभी प्रेजेंट में अगर पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? 6.6 बिलियन। ठीक है, अब आइए, ठीक है, अब इंडिया में, इंडिया में 1947, ये डाटा पहले देखना, इधर उधर कोई ध्यान नहीं देना। इंडिया में 1947 में 350 मिलियन यानी 35 करोड़ लोग थे, ओनली 35 करोड़। कब? 1947 में 350 मिलियन, 350 मिलियन यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख लगभग, तो 350 गुना 10 लाख लगभग 35 करोड़। ओके, अब देखिए मई 2000 में 1 बिलियन हो गया, ठीक है, लगभग 3 गुना, ठीक है, लगभग 3 गुना। और अभी देखिएगा तो कितना है? 1.37 बिलियन। अभी देखते होंगे मोदी साहब भाषण 130 करोड़ 130 करोड़ 130 करोड़ बोलते हैं। ये 130 करोड़ जो है ये अभी प्रेजेंट का सिचुएशन में उससे भी ज्यादा हो गए। हम लोग 135 से 137 करोड़ के बीच में भी हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इंडेक्स आते रहता है गूगल पे, आप देखिएगा, एग्जैक्ट वो याद करके जाइएगा। अगर पूछेगा प्रेजेंट तो, हालांकि जब आप एग्जाम देंगे अगले साल ये आ ही जाएगा सेंसस पूरा का पूरा, उसमें गिनती हो ही जाएगी। लेकिन एक वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर होता है, एक इंडिया पॉपुलेशन मीटर होता है, दोनों को आप गूगल पे देख सकते हैं। क्लियर है? तो अभी 1.37 बिलियन के आसपास है, यानी कि 137 करोड़ इंडियन हैं। 1 बिलियन 37 करोड़ इंडियन हैं, यानी कि आप जान जाइए कहा जाता है कि हर 6 में 1 आदमी इंडियन है और हर 6 में 2 आदमी चाइनीज है। यानी 2.3 बिलियन के आसपास चाइना है और 1.37 बिलियन के आसपास इंडियन है। तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है पूरे वर्ल्ड का। यानी कि 6.6 बिलियन में लगभग 3.6 बिलियन इंडियन और चाइनीज आदमी है। क्लियर है? ये डाटा आपको याद रखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। ठीक है, अब आइए, कहता ग्रोथ रेट क्या है। ये डाटा का जो डिफरेंस है, इसमें ग्रोथ रेट कितना रिकॉर्ड किया गया है? 1.7% पर ईयर, यानी कि पर ईयर 1000 आदमी में 17 आदमी इंक्रीज कर रहा है। अब आप देख लीजिए कितना हो गया। ठीक है, कहता है कि ये जो डाटा है, ठीक है, ये प्रेजेंट डाटा है। ठीक है, कोई पॉपुलेशन दिया डबल इंक्रीज, मतलब वो वही डाटा है। ठीक है, रेट एट विच, देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है? रेट एट विच, ठीक है, पॉपुलेशन बिकम डबल इन 33 ईयर। 33 ईयर में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो रहा है। ठीक है, 33 ईयर में पॉपुलेशन क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए 2000 में कितना था?
6 बिलियन। 2000 में कितना था? 6 बिलियन वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये सॉरी इंडिया का देखिए, इंडिया का यहाँ पे, ठीक है। 2000 में कितना था? 1 बिलियन। तो बताइए, ठीक है, ये 2 बिलियन के आसपास कब हो जाएगा? 2033 में। यानी 2033 में 33 बिलियन, 33 ईयर में क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो अगर 2000 में 1 बिलियन, 2033 में कितना अनुमान है? 2 बिलियन पॉपुलेशन। यानी कि हम लोग 2 बिलियन के आसपास, चाइना के आसपास चले गए। क्लियर है? रेट तो उससे भी ज़्यादा है अगर धरातल पे देखें तो, ठीक है। चलिए, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में किस स्टेट का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा? ये हर कोई जानता है, यूपी। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखिएगा तो राजस्थान, और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखिएगा तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ ये स्टेट ऑफ इंडिया। और सबसे कम पॉपुलेशन किसका है? सिक्किम का। किसका है? सिक्किम का। यहाँ पे हमने नहीं लिखा सिक्किम, ठीक है। सबसे कम संख्या जो है किसका है? सिक्किम का। क्लियर है पॉइंट? अब मैं बता दूं, अभी सिक्किम, गोवा, ठीक है, ये दमन दीव, ठीक है, ये सब जो जितना भी चीजें हैं, ये जितने भी हैं एरिया, ये सब कोरोना फ्री है। चलिए, अब देखिएगा, हाईएस्ट पॉपुलेटेड 3 कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे क्या आएगा? नंबर 1 पे आएगा चाइना। उसके बाद क्या आएगा? इंडिया। उसके बाद क्या आएगा? ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये 3 आप, ये 3 के बारे में, ठीक है, ये 3 के बारे में आप देखेंगे। यानी मोस्ट पॉपुलेटेड क्या होगा? चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद यूएसए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, लोएस्ट पॉपुलेशन किसका है? वेटिकन सिटी, ठीक है। एक कंट्री है वेटिकन सिटी, ठीक है। ये क्या है? सबसे कम पॉपुलेटेड है पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, सबसे कम पॉपुलेशन है वेटिकन सिटी का। और सबसे हाईएस्ट में किसका? चाइना का। तब किसका? इंडिया का। और उसके बाद किसका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये डाटा जो है, ये डाटा आपको याद रखना है पॉपुलेशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। 1 क्वेश्चन फॉर नीट इस डाटा से आ सकता है। क्लियर है? तो इस डाटा से ये क्वेश्चन तो जरूर आप दिमाग में रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये डाटा को दिमाग में रखना है। अब आइए, अब कहता है कि ये अपना जो पॉपुलेशन रेट इतना जो तेज है, उसका रीजन क्या है? उसका 2 रीजन है अपने कंट्री में पार्टिकुलर 2 रीजन है। एक तो ये है कि MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दोनों आज के टाइम में घट के बहुत कम हो गया है। बेटर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर इम्यूनिटीज, बेटर क्लिनिकल फैसिलिटीज के द्वारा ये RCH प्रोग्राम जो चलाया गया, उसके कारण ये क्या हो रहा है? ये ग्रोथ रेट हमारा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन RCH प्रोग्राम के कारण ही जो फैमिली प्लानिंग चलाया गया रूल, फैमिली प्लानिंग का जो कार्यक्रम नेशनल लेवल पे चला, उसके कारण पॉपुलेशन कम भी हुआ। यानी पॉपुलेशन बढ़ा भी लोगों में, ठीक है, क्या? बेटर फैसिलिटी कारण, यानी कि MMR IMR के घटने के कारण, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ा। लेकिन पॉपुलेशन पे लोगों ने अंकुश कैसे लगाया? बेटर एजुकेशन से, RCH प्रोग्राम से, अवेयरनेस प्रोग्राम से, ठीक है, जिसमें हम लोग आते हैं, जिसमें एक से एक प्रोग्राम चला गया, हम 2 हमारे 2, ठीक है, यानी कि एक कपल 2 और मैक्सिमम उनके 2 बच्चे, ठीक है, चाहे जो हो, लड़का हो या लड़की हो। ये प्रोग्राम चला के हम 2 हमारे 2, लेकिन अब प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए हम 2 हमारे 1, तब जाके पॉपुलेशन और ज्यादा कंट्रोल होगा। फिर उनको क्या करना है? मतलब उनको बहुत तरह की फैसिलिटी देनी चाहिए सरकार को, ठीक है, कि भाई जिनके 1 बच्चे हैं उनको ये फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो अब बहुत से पढ़े लिखे परिवारों में 1 चाइल्ड एडॉप्ट मेथड स्टार्ट हो गया। यानी बहुत सारा फैमिली ऐसा है जिसमें 1 बच्चा हो जाए, उसी को पाल पोस के खुश रहते हैं, उसी पे वो सोचता है कि नहीं, मेरा सब कुछ यही है, 1 पे ही,
यानी एक बच्चे पे भी मतलब बहुत सारे इंडियन फैमिली अब एग्री हो गए, ठीक है, नहीं एक बच्चे ही हमारे लिए बहुत। तो ये जब प्रथा आ जाएगी तो और ज्यादा पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा। लेकिन ये हर तरह के समुदाय को करना पड़ेगा, हर तरह के जाति धर्म को करना पड़ेगा। हमें हर बंधन से ऊपर उठना पड़ेगा। जाति धर्म ये सब के बंधन से उठना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारा धर्म ये बोलता, हमारा धर्म ये बोलता, हमारा धर्म नो। हर धर्म के लोगों को इसमें योगदान देना पड़ेगा, अपनी इच्छा शक्ति बदलनी पड़ेगी, तब जाके पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल करना सरकार के बूते के बाहर की बात है, ठीक है। चाइना की तरह यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती है। यहाँ पे लोकतांत्रिक मर्यादा में रहते हुए लोगों के मेंटलिटी को बदल के, लोगों को समझा बुझा के, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पूरा दुष्परिणाम बता के पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जा सकता। क्लियर? तो देखिए वही है, उनको एप्रिसिएशन किया जाए, जिनके कम बच्चे हैं, एक बच्चे, उनको सरकारी नौकरी का मतलब ये दिया जाए, सम्मान दिया जाए। एडॉप्टेड वन चाइल्ड प्रोग्राम, ठीक है। स्लोगन हम दो हमारे दो, वो आपको बताया, मोटिवेट करना है स्मॉलर फैमिली को, ठीक है। ये आरसीएच का प्रोग्राम जो है, आरसीएच का जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, इसको पूरा का पूरा मतलब ये किया जाए। क्लियर है? तो अब देखिए यानी कि आरसीएच ने क्या किया, पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट को क्या किया, कम किया बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ फैमिली प्लानिंग, बाय अप्रिशिएट या बाय मोटिवेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्मॉलर फैमिली। क्लियर है? ठीक है। तो ये इंडिया में ये चलाया जा रहा है। क्लियर है पॉइंट? ये सारा कुछ। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, इसी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए जो नेशनल लेवल पे चलाया जा रहा है बर्थ कंट्रोल मेथड, उस पे आते हैं। ये बर्थ कंट्रोल मेथड एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको हर बात समझना है। कुछ बातें बेशर्मी से समझना है, कुछ बातें को ध्यान से दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें समझना है। हमें ये नहीं देखना है कि क्या लिखा हुआ है। सेक्स एजुकेशन यही तो था, एकदम खुल के समझना है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आपको बाद में भी समझना है, लेकिन इस चीज को समझना है। तो देखिए, कहता है बर्थ कंट्रोल जो मेथड है उसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये जो कॉन्ट्रासेप्शन वर्ड है, कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड है, ठीक है, ये वही है बर्थ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है। तो कहता है ये बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्शन के कितने मेथड हैं, ठीक है। तो कहता है इसके जो मेथड हैं वो हैं कितने मेथड, तो कहता है 5 से 6 मेथड आपको हम पढ़ाएंगे। कितने मेथड पढ़ाएंगे? 5 से 6। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। लगभग एक ट्रिक याद रखिएगा, बायोसीन, ध्यान दीजिए, बायोसीन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये बायोसीन मैंने एक ट्रिक लिख दिया। बायोसीन यानी कोई पूछेगा कि बर्थ कंट्रोल के कितने मेथड हैं बायोलॉजिकली, तो आप बोलिएगा चलो बायो को देखते हैं, बायोसीन, ठीक है। या बायो को हमने देखा, बायो में देखा, बायो में क्या देखा, तो हमारे पास मेथड हैं 1 2 3 4 5 6 7 मेथड हैं, ठीक है। 7 मेथड है, उसमें 2 मेथड एक का कंप्लीमेंट्री है, ये एक का ही दोनों एसोसिएटेड पार्ट है, इसलिए हम बोलते हैं 5, लेकिन पढ़ेंगे कितना? 7। क्लियर है? तो 5 मेथड मेन होता है, बट उसी के थ्रू हम पढ़ेंगे कितना? 7 मेथड। तो पहले यही पे समझ लीजिए, इस ट्रिक में सिर्फ आपको एक चीज दिमाग में रखना है, बायोसीन ही रहेगा, बट ये जो सीन वर्ड है इसमें डबल ई को डबल आई करना है। डबल ई को क्या करना है? डबल आई। बायोसीन, बी से बैरियर मेथड, आई से इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मेथड, आईयूडी मेथड, ठीक है। ओ से ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, एस से सर्जिकल मेथड, यहां पे हमने क्या बोला? आई से इम्प्लांट मेथड, क्या है? इम्प्लांट मेथड,
ठीक है, इम्प्लांट मेथड। अगला क्या है आई से, इंजेक्शन और इंसर्शन मेथड, ठीक है, और एन से क्या है, नेचुरल मेथड। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, क्या है, नेचुरल मेथड। तो ये जो पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं बायोसीन, BIOSIIN, ठीक है, ये जो देख रहे हैं बायोसीन, ये 7 मेथड है, जिसमें ओरल कंट्रासेप्टिव के, ठीक है, 2 मेथड, यानी ओरली अगर कोई नहीं लेता है तो इंजेक्टेबल होगा, इम्प्लांट होगा, या तो स्किन के अंदर में ये कर ले या इंजेक्टेबल ले ले, ठीक है। कहता वो मेथड भी, वो मेथड किसका है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एसोसिएटेड मेथड है। बताएंगे अभी सबके बारे में अभी चर्चा करना है डिटेल। बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। सबसे पहले हम आते हैं बर्थ कंट्रोल के नेचुरल मेथड पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना तो हम कोई टैबलेट यूज करते हैं, ना कोई इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, बस इसमें अपनी समझदारी की बात है। ये एक्चुअली में एजुकेशनली कंट्रोल्ड मेथड है। ये बिना किसी इक्विपमेंट के सहारे होता है, बिना किसी डॉक्टर के सहारे, सिर्फ आपको अपनी जानकारी होनी चाहिए। तो नेचुरल कंट्रोल, नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल क्या है, तो इसमें आप पढ़िए नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल क्या है। कहता है नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल ये है, ठीक है, कि 3 इसमें आते हैं, 3। कहता है पहला, फर्स्ट, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ध्यान दीजिएगा, हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर मंथ एक काल आता है, एक पीरियड आता है, एक टाइम आता है, एक गैप आता है 10वां दिन से लेके 17वां दिन तक, 10th to 17th डे। ये 10th to 17th डे के अंदर, ठीक है, ओवुलेशन के चांसेस होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, इनको हम लोग बोलते हैं हॉट पीरियड। इस पीरियड में हर मंथ इंटरकोर्स से को एवॉइड करना चाहिए, कॉपुलेशन को एवॉइड करना चाहिए, सेक्सुअल इंगेजमेंट को एवॉइड करना चाहिए, जिससे हम बचेंगे स्पर्म और ओवम के मिलने के प्रोसेस से। यानी हम बचेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से, हम बचेंगे जायगोट के फॉर्मेशन के प्रोसेस से, हम बचेंगे अनवांटेड बेबी से। क्लियर है? तो हर मंथ पीरियोडिकली, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में 10 से लेकर 17वां दिन का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें एब्स्टिनेंस हो जाए, उसमें, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल पाबंदी के साथ एवॉइड किया जाए। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। दूसरा कहते हैं, दूसरा मेथड जो है उसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्शन। मैं जब फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहा था तो आपको स्टार्ट किया था, एक टर्म हमने बताया था, कॉपुलेशन। कॉपुलेशन को ही दूसरे मीनिंग में बोलते हैं क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब होता है इंटरकोर्स, यानी मैटिंग ऑफ कपल्स, पार्टनर, 2 पार्टनर, ठीक है। कहता है दोनों पार्टनर का सेक्सुअली मीट करना, दैट इज कॉल्ड मीटिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वाइटस, दैट इज कॉल्ड इंटरकोर्स, दैट इज कॉल्ड कॉपुलेशन। उसको कहता है कि जब हम क्वाइटस पीरियड में होते हैं, यानी कि जब इंटरकोर्स के पीरियड में होते हैं, तो कहा जाता है कि जस्ट इजैकुलेशन की जो फील आती है, ठीक है, तो पेनिस से जो इजैकुलेशन होने पर आता है, उसके जस्ट पहले पेनिस को विड्रॉ कर लेना चाहिए। कहता है पेनिस से इजैकुलेशन, ये इंसेमिनेशन नहीं होने देना चाहिए, यानी पेनिस से जो स्पर्म निकले उसको वेजाइना में गिरने से पहले पेनिस को क्या करना चाहिए, विड्रॉल कर लेना चाहिए, ठीक है, विड्रॉ कर लेना चाहिए और इजैकुलेट कहीं और करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्वाइटस इंटरप्शन, बट इट इज नॉट 100% सेफ मेथड। क्लियर है पॉइंट? तीसरा क्या बोलता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। कहते हैं ये एमेनोरिया होता क्या है? एमेनोरिया क्या होता है?
एमनोरिया का मतलब होता है टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ ओव्यूलेशन। तो कहता है एक नियम है, एक लॉ है, ठीक है, एक हार्मोनल लॉ है कि अगर कोई मदर लंबे टाइम तक, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, लैक्टेशन करवा रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसमें ओव्यूलेशन तब तक बंद रहेगा। ये सबसे अच्छा इजी मेथड है, बट रिपोर्ट जो है, रिसर्च का रिपोर्ट में कहता है कि मैक्सिमम 6 महीने तक आप इससे रोक सकते हैं। यानी 6 मंथ तक आप फर्टिलाइजेशन के चांसेस को रोक सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक ये इफेक्टिव रहता है और उस 6 महीने में ओव्यूलेशन नहीं होगा। और 6 महीने में ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन रुका रहेगा। यानी 6 महीने तक अगर आप कोई मदर, प्रेग्नेंट मदर अपने बच्चे को लगातार दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो वहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे ओव्यूलेशन स्टॉप रहेगा, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप रहेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इंटरकोर्स होता भी है तभी। क्लियर है पॉइंट? दिस इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमनोरिया। ओके, एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे कहता है कि आप जानते हो कि ये ऑक्सीटोसिन जो होता है, ये क्या करवाता है, लैक्टेशन करवाता है। जब तक ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल अच्छा खासा रहेगा ब्लड में, यानी जब तक लैक्टेशन होगा तब तक ऑक्सीटोसिन काम करेगा, ठीक है। कहता है तब तक एलएच काम नहीं करेगा। एलएच और ऑक्सीटोसिन कुछ पॉइंट पे एंटागोनिस्टिक है, फीडबैक इनहिबिशन एक दूसरे के लिए शो करते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हुआ। यानी देयर आर 3 मेथड कम्स अंडर नेचुरल मेथड। कौन कौन? फिर से, पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें 10 से 17वां दिन अवॉइड करेंगे मैटिंग प्रोसेस। दूसरा क्वाइटस इंटरप्शन, यानी क्वाइटस यानी इंटरकोर्स में इंटरप्शन हो जाएगा, यानी कि ठीक है, इंसेमिनेट होने से पहले पेनिस को विड्रॉ करना। तीसरा, ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया। ये तीनों मेथड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आएंगे दूसरा है बैरियर मेथड। ये ट्रेडिशनल मेथड में आता है, एजुकेशनल मेथड में आता है इसमें। अब देखिए बैरियर मेथड, इसमें आता है कंडोम्स। कहता है रबर का बना हुआ, लेटेक्स सीट का बना हुआ एक कवरिंग इक्विपमेंट्स होता है, ठीक है, जिसको मेल में पेनिस के ऊपर लगाया जाता है और फीमेल में 2 के ऊपर, वेजाइना और सर्विक्स के ऊपर लगाया जाता है। ये नहीं होता है कि सिर्फ वेजाइना और सर्विक्स दोनों के ऊपर लगाने वाले लेटेक्स सीट को ही हम लोग फीमेल कंडोम बोलते हैं। जो फीमेल कंडोम होता है उसको बोलते हैं फेमीडोम। क्या बोलते हैं? फेमीडोम। फेमीडोम, ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा फीमेल कंडोम इज नोन एज, आप क्या बोलिएगा? फेमीडोम, ठीक है। और मेल कंडोम को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं निरोध, जो नाम चला आ रहा है भारत में। यानी कि मेल कंडोम्स को निरोध और फीमेल कंडोम को क्या बोलते हैं? फेमीडोम। ये दोनों रबर का सीट होता है, दोनों लेटेक्स सीट होता है, लेटेक्स रबर, ठीक है, बहुत पतले रबर, लेकिन मतलब उसमें स्ट्रेंथ होती है, वो ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेशल रबर का बनता है, लेटेक्स सीट का। क्लियर है? तो ये जो मेथड है, कहता है ये बैरियर मेथड, ठीक है। इस बैरियर मेथड में कंडोम तो आता ही है, इस बैरियर मेथड में डायफ्राम भी आता है, ठीक है, इसमें, ठीक है, सर्वाइकल कैप्स भी आता है और वोल्ट्स भी आता है। यानी कि इसमें 4 चीजें आता है, ठीक है, इसमें 4 चीजें आता है, ठीक है। क्या क्या? तो कहता है वोल्ट्स, ठीक है, कंडोम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप, ठीक है, वोल्ट्स, डायग्राम के लिए, ये डायफ्राम के लिए हमें सर्विक्स की तरफ जाना होगा, बट कंडोम का यूज 2 ही चीज पे होता है, पेनिस, ठीक है, और कहता है ये वेजाइना, और वेजाइना के साथ साथ, ठीक है, सर्विक्स। बट ये सर्वाइकल कैप बिल्कुल सर्विक्स के ऊपर, ठीक है, डायफ्राम बिल्कुल वहीं पे, ठीक है, और वोल्ट्स भी वहीं पे। उन तीनों के लिए मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है,
राय विचार करने के लिए, बट कंडोम बिल्कुल सेफ है, खुद से है। और मैं बता दूं ये अंतर क्या है, ये तीनों में और इसमें क्या अंतर है, ठीक है। कंडोम ये अगर आपको पूछेगा, कंडोम्स आर नेवर रीयूजेबल, चाहे मेल कंडोम हो चाहे फीमेल कंडोम, दोबारा यूज उसी कंडोम को नहीं कर सकते। जबकि सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स और डायफ्राम तीनों रीयूजेबल है। क्लियर है? तीनों क्या है? रीयूजेबल है। क्लियर? चलिए अब देखिए, ये कहता है, ये जो बैरियर मेथड है करता क्या है। अच्छा, ये मान लीजिए कि ये तो सिंपल लगा हुआ है, इसके साथ भी कुछ लिक्विड होते हैं जो ऑर्गेज्म तक पहुंचने में मदद करते हैं। ऑर्गेज्म का मतलब एक्साइटमेंट तक पहुंचने में मदद करते हैं। वो बहुत सारे कंडोम में लिक्विड रखे मतलब होते हैं, ठीक है, इंगेज पहले उसमें लगाते हैं। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स, इसके साथ या तो जेली या तो क्रीम या फोम यूज करते हैं। कौन सा? क्या फोम? ये सेविंग फोम? नो, कहता वो होता है स्पर्मेटिसाइडल, यानी स्पर्मेटिसाइडल क्रीम होती है, स्पर्मेटिसाइडल जेली होती है, स्पर्मेटिसाइडल फोम होती है, उसका यूज करते हैं। किसके साथ? सर्वाइकल कैप के साथ, वॉल्स के साथ, डायफ्राम के साथ। एंड these three barrier equipments are reusable while condoms are never reusable, ठीक है। और उसके साथ ज्यादा लिक्विड भी नहीं, कुछ लिक्विड होती है किसी के लिए। चलिए अब देखिए, यहां से अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अब देखिए IUD, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट कॉमन एंड सेफ मेथड। IUD का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी इसमें ना तो वेजाइना को कवर करते हैं ना तो सर्विक्स को कवर करते हैं, बट वेजाइना और सर्विक्स से होते हुए अंदर जाके किसको कवर करना पड़ता है? यूटेरस। इसीलिए इसको करने के लिए किसी एक्सपर्ट नर्सेस या मेडिकल प्रैक्टिशनर, गायनेकोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो एक अच्छा डॉक्टर या एक कुशल, अच्छा मतलब नर्सेस ही इस एक्सपर्ट यानी मेडिकल एक्सपर्ट जो होंगे वही इस काम को कर सकते हैं। यानी IUD के लिए सेल्फ मतलब वो नहीं है कि आप अपने तरीके से कर सकते हैं, नो, उसके लिए आपको किसी अच्छे मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। ये दो तरह का होता है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है नीट में, गारंटेड क्वेश्चन होता है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है। तो IUD दो तरह का होता है, एक होता है नॉन मेडिकेटेड, एक होता है हार्मोनल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एक चीज को याद रखना है। जो नॉन मेडिकेटेड होते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, ठीक है। देखिए बहुत सारे राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में देखिएगा, बिहार में देखिएगा, वहां पे MLA तो होते ही है, ठीक है, MLC भी होते हैं, यानी वहां पे विधानसभा होता है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। तो विधान परिषद के मेंबर को MLC बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? MLC। और MLA, ठीक है, दो तरह के होते हैं वहां पे विधायक, ठीक है, एक उच्च सदन, एक लोअर सदन। तो MLA MLC यहाँ पे, ठीक है, MLC यानी कि यहाँ याद रखिएगा MLC और MLC को डबल बार याद रखिएगा, यानी कि नंबर ऑफ MLC, यानी नंबर ऑफ MLC कहाँ पे होता है? बहुत जगह होता है, ऊंचे सदन में। MLA से ऊपर होता है MLC, पावर में नहीं, ठीक है, पोस्ट में, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति पोस्ट बहुत बड़ा है, पावर उनका बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, तो समझ रहे हैं। तो नंबर ऑफ MLA, मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, नंबर ऑफ MLA, और हमने क्या बोला है? इस सबको डबल कर दीजिए, ठीक है, डबल कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। इसको आपने क्या किया? डबल कर दिया, सॉरी MLC, MLA नहीं बोल रहे, MLC बोल रहे, नंबर MMLLCC। अब देखिए NM, ये ले लीजिए, नॉन मेडिकल आ गया। अब ले लीजिए, ये क्या है? मल्टी लोड, ये आ गया मल्टी लोड 375। ये आ गया LL, लेटेस्ट लूप, ये आ गया लेटेस्ट लूप
और ये आ गया सी से कॉपर टी और कॉपर 7। क्लियर है? IUD में ध्यान से देखिएगा, IUD में याद क्या रखना है? नंबर ऑफ MLC, नंबर ऑफ MLC। MLC को क्या करना है? डबल करना है। ठीक है, क्लियर? MLC को क्या करना है? डबल करना है। तो MLC को डबल कर दीजिए, MM, LL, CC और नंबर लगा हुआ पहले, तो MM नॉन मेडिकेटेड IUD कौन कौन है? तो कहता है मल्टी लोड। ठीक है, मल्टी लोड 375 पहला, M का काम खत्म। ठीक है, उसका LL लिपेस लूप, दूसरा CC कॉपर टी कॉपर 7। क्लियर है पॉइंट? ये याद हो गया। अब देखिए हार्मोनल में याद रखिएगा ये जो MLC है ना, ये उच्च सदन हमने माना, उच्च सदन यानी कि हाईएस्ट। तो हाईएस्ट ऊंचा जो बेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पलंग। क्या बोलते हैं? पलंग। जो ऊंचा बेड होता है उसको बोलते हैं पलंग, दीवान। तो पलंग याद रखिएगा, पलंग। ठीक है, यानी कि वहां पे क्या हायर, यानी हायर से हो गया हार्मोनल, और पलंग हो गया प्रोगेस्ट्रासेट। ये प्रोगेस्ट्रासेट है। ठीक है, सर्ट, प्रोगेस्ट्रासेट। ये LNG20। ठीक है, LNG, PLNG पलंग। ठीक है, यानी हायर जो बेड होता है उसको क्या बोलते हैं? पलंग। तो ये MLC सब नंबर ऑफ MLC जितने होते हैं ये हायर बेड पे ही सोते हैं, पलंग पे ही सोते हैं। ये याद रखना है। तो आपको दोनों चीज याद हो गया। ठीक है, हायर बेड पे, यानी हायर बेड को हम लोग क्या बोलते हैं? पलंग। यानी हायर पलंग पे कौन सोते हैं? नंबर ऑफ MLC। ठीक है, तो बताइए ये आपको याद हो गया। और ये मैं बता दूं कि ये जो है नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है? ये कहता है कि ये कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, ये कैसे काम करता है? कहता है कि इंक्रीज्ड फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस एंड कॉपर आयन। ठीक है, कॉपर आयन क्या करता है? रिप्रेस या सप्रेस, ठीक है, रिलीज सप्रेस द बॉडी मोटिलिटी ऑफ। ठीक है, ये कहता है कि ये क्या करता है कि स्पर्म के फेगोसाइटोसिस की घटना को बढ़ा देता है। यानी कि फेगोसाइटिस मतलब स्पर्म को वहां पे फेगोसाइट कर लेता है, उसको इंगल्फ कर लेता है। दूसरा, उसकी मोटिलिटी को क्या करता है? सप्रेस कर देता है। इस दोनों घटनाओं के द्वारा ये काम करता है। और हार्मोनल कैसे काम करता है? तो कहता है ये यूटेरस को, ठीक है, वैसा बना देता है कि वो इम्प्लांटेशन कर ही ना पाए। ठीक है, इम्प्लांटेशन कर ही ना पाए। ये कौन करता है? ठीक है, हार्मोनल वाला। हार्मोनल ऐसा करेगा कि वो इम्प्लांटेशन करने के लायक ही ना रहे। ठीक है, तो कहता है मेक अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो कहता है कि ये क्या करता है? इम्प्लांटेशन के लिए उसको तो बना ही देता है, और कहता है सर्विक्स को भी हॉस्टाइल कर देता है, सर्विक्स को फ्रेंडली नहीं रहने देता है। किसके लिए? ठीक है, स्पर्म के मतलब इसके नंबर को पास करने। क्लियर? तो सर्विक्स अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो स्पर्म आगे नहीं बढ़ेगा, और स्पर्म अगर आगे बढ़ भी गया, जायगोट हो भी गया, इम्प्लांटेशन को होने नहीं देगा। ये कौन? ये करेगा हार्मोनल, जिसमें कौन आता है? ठीक है, प्रोगेस्ट्रासेट एंड LNG। ठीक है, तो हमने क्या बोला है? पलंग। क्लियर है पॉइंट? ये हो गया, ये पूरा का पूरा दिमाग में आ गया। और कहता है ये मोस्ट आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है, फीमेल के लिए। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए, ये पूरा का पूरा आपको हमने नोट्स में भी लिख दिया है। नोट्स आपको कल मिलेगा। तब तक आपको इस वीडियो का भी नोट्स खुद बनाना। नोट्स मैं लास्ट में दूंगा, अब यही नहीं करूंगा, नोट्स दूंगा जरूर, बट लास्ट में दूंगा, जिससे कि आप डेली अपना प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट में मैं नोट्स दिया। क्लियर है पॉइंट? अब आगे इसके बाद हमारा क्या है? ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड है, इसमें हम लोग टेबलेट की बात करते हैं, इसमें हम लोग पिल्स की बात करते हैं। तो जो ही ओरल कंट्रासेप्टिव की बात आए, ठीक है, तो ही बस एक ही चीज दिमाग रखना है कि एस्ट्रोजन कभी भी अकेला नहीं दिया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। या तो एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन या प्रोगेस्टेरोन अकेला।
यानी प्रोजेस्टेरोन अकेला या प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन। अकेला एस्ट्रोजन कभी नहीं। एस्ट्रोजन एक कमजोर भाई है, उसको बड़े भाई के साथ लगाएंगे या बड़ा भाई अकेला जाएगा। एस्ट्रोजन कभी अकेला नहीं जाएगा। क्लियर है? किसमें? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की कहानी, सहेली की कहानी हमने आपको पहले ही बता दिया है। सहेली क्या था? नॉन हार्मोनल, नॉन स्टेरॉयडल। ठीक है, वो एक वीकली लिया जाता है, पहले 21 दिन तक पूरा लिया जाता था। क्लियर है पॉइंट? तो सहेली की कहानी पूरी पहले बता चुके हैं। ठीक है, वो CDRI में बना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बना। ये सारी कहानी आपको बता चुके हैं। ये इसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, अगर मान लीजिए इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को इंजेक्शन के द्वारा लिया जाए तो इंजेक्टेबल होता है, और स्किन के अंदर में इम्प्लांट कर दिया जाए, ठीक है, इसी हार्मोनल कॉम्बिनेशन को, उससे भी कॉन्ट्रासेप्शन आसानी से हो जाती है। उसके बाद क्या आता है? वही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का ही ये दोनों क्या है? एसोसिएटेड मेथड है। क्लियर है पॉइंट? और लास्ट में क्या आता है? सर्जिकल। सर्जिकल में क्या आता है? सर्जिकल में दो चीजें आती हैं। सर्जिकल में एक आता है ट्यूबेक्टोमी, एक आता है वैसेक्टोमी। पहले टाई करना, पहले टाई अप फिर काटना, यानी पहले बांधना फिर काटना, ये दिमाग में रखिएगा। पहले बांधना फिर काटना, यानी कि बांध देना और काट देना। तो बांध देना और काट देना अगर हम भाषा डिफरेंशिया के साथ करते हैं तो बोलते हैं वैसेक्टोमी। अगर बांधने काटने वाली बात अगर हम फैलोपियन ट्यूब के साथ करते हैं तो बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। यानी ट्यूबेक्टोमी इज द मेथड ऑफ, सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन फीमेल, और वैसेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग बर्थ कंट्रोल इन मेल। यानी कि बर्थ कंट्रोल मेल और फीमेल दोनों में किया जा सकता है बाय, ठीक है, क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी रिस्पेक्टिवली। ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल और वैसेक्टोमी इन मेल। बस याद रखना है कि उसमें दोनों में टाई अप करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये चीजें दिमाग में रखें, काटना और बांधना। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब आइए, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये हमने, अच्छा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें सारा कुछ, मतलब आपको बाकी सब चीजें भी नोट्स में हमने डाल दिया। ये ट्रिक मैंने नोट्स में नहीं डाला है। तो ये ट्रिक को आपको लिखना है बायोसीन, और ये ट्रिक जो आप देख रहे हैं क्या हमने बताया था? ठीक है, नंबर ऑफ MLC, MLC को डबल कर देना, MLC। ठीक है, और इधर क्या? पलंग। इधर क्या? पलंग। ठीक है, पलंग में, ठीक है, ये होगा पलंग। यानी कि पलंग में क्या क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है, प्रोगेस्ट्रासेट और LNG। प्रोगेस्ट्रासेट और LNG, ये क्या है? हाई हार्मोनल, यानी हाई बेड को क्या बोलते हैं? पलंग। तो इस पूरे लेक्चर में आपको कितने ट्रिक हैं? 3, बायोसीन, नंबर ऑफ MLC, हाई बेड, पलंग। ठीक है, पूरा का पूरा देख के, और इसका एक बहुत अच्छा आपको नोट्स बनाना है। और लास्ट में देखिए एक पॉइंट रह गया, ये मैं बता दूं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव उसको कहेंगे जो यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, यूज करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, इजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट बहुत कम हो, और उससे कोई जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एक्ट है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन बोलिए। क्लियर है? तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन में नंबर 1 में अगर बोलेगा तो आपको क्या बोलना है? IUD। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, वॉच दिस वीडियो एंड प्रिपेयर ए फेयर नोट्स एंड सेंड मी एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।